नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभ्यास सीरीज़ में हम हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। तो हमने जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी, और हमने इंडियन पॉलिटी के ऑलरेडी 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9, जिसका नाम है डीपीएसपी। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम अपने पीवाईक्यूज़ करेंगे। देखिए, पार्ट फोर्थ है वो हमारी डीपीएसपी के साथ डील करता है। मतलब डीपीएसपी हमारे पार्ट फोर्थ के अंदर मेंशन है। कितने आर्टिकल्स हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी को किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है। इसका आंसर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कंट्री से डीपीएसपी को अडॉप्ट किया गया है। देखो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 3 चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। पहला डीपीएसपी, दूसरा नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, और तीसरा मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 3 चीज़ ली गई थी। पहला डीपीएसपी, दूसरा नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, और तीसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? अगर डीपीएसपी का वॉयलेशन हो जाता है, तो कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन बताइएगा, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशिएबल है या नॉन जस्टिशिएबल है? ठीक है। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनोमिनेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जो वाइसराय को देगा। जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो हमारे वाइसराय के लिए थे। वाइसराय के लिए थे कि जब भी वाइसराय अपनी लॉज बनाएगा या अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा, तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है। यही सेम आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 37 है वो यही कहता है। आर्टिकल 37 हमारी ड्यूटी देता है स्टेट्स को कि जब भी वो अपने वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे, जब भी वो अपने लॉज को या प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करेंगे, तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चंस इस तरह से डिज़ाइन होते हैं डीपीएसपी से कि अ, किस व्यक्ति ने डीपीएसपी को कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ग्रेनविले एस्टेंस। ध्यान रखना, ग्रेनविले एस्टेंस ने डीपीएसपी को कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है। इसका भी आंसर है ग्रेनविले एस्टेंस का। ठीक है। अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोबल फीचर करके कहा है। अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी को नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके कहा है। अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था कि डीपीएसपी आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब देखो, केटी शाह, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। देखो, आर्टिकल 36। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 36 और 37 की। आर्टिकल 36, अगर आपने मेरे पिछले जो चैप्टर्स देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने आर्टिकल 12 को डिफाइन किया था हमने पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 12 के अंदर क्या था? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यही सेम है आर्टिकल 36 के अंदर भी स्टेट्स को डिफाइन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 12 में डिफाइन किया था, ऐसे ही आर्टिकल 36 में भी स्टेट्स को डिफाइन किया गया है। अब देखो, आर्टिकल 37 बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। आर्टिकल 37 स्टेट्स को ड्यूटी देता है कि जब भी वो अपने पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करेगा, तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 37। सेकंड लास्ट पॉइंट है प्रमोट वेलफेयर स्टेट एंड एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे 38 से लेकर 51 तक, तो उसमें सोशियो और इकोनॉमी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इस्टेब्लिश करता है। और जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो हमारी किसको प्रमोट करते हैं? वेलफेयर स्टेट्स को भी प्रमोट करता है। अब देखिए, जो लास्ट पॉइंट है, जो डीपीएसपी है वो 3 कैटेगरीज में बांटे हुए हैं: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में, जिसका नाम है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं, ये पूछते हैं कि कौन से कैटेगरीज में है, सोशलिस्ट में, गांधीयन में या लिबरल इंटेलेक्चुअल में। देखिए, सही बताऊँ तो बहुत जो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, और आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। देखो, हमने कोड बनाया है देखो, एक होता है SSC, एग्ज़ाम का नाम है। ऐसे हमारा SSG LLGG LLLL। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जब मुझे ऐसा अनपढ़ याद कर सकते हैं, तो आप लोग तो
कर सकते हो ना। तो क्या है, SSG SSG LLGG LLLL। ठीक है, अब देखो 36 मैंने बता दिया स्टेट को डिफाइन करता है, 37 स्टेट्स को ड्यूटी देता है, ठीक है। और 38 एस है, मतलब सोशलिस्ट है, 39 सोशलिस्ट है, 40 गांधीयन है, 41 सोशलिस्ट है, 42 सोशलिस्ट है, 43 ये हमारा गांधीयन भी है और सोशलिस्ट भी है, देख लेना है ना बस। SSG 44 लिबरल इंटेलेक्चुअल है, 45 लिबरल है, 46 गांधीयन है, 47 गांधीयन है, 48 लिबरल और गांधीयन है, 49 लिबरल है, 50 लिबरल है और 51 भी लिबरल है। तो क्या याद करना है आपको, SSG LLGG LLLL। तो मैंने तो ऐसे याद किया है, अब आपकी इच्छा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम डिफरेंस देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और DPSP में। देखो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल मैंने बता दिया कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो सकता है तो कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का अगर राइट्स का वॉलेशन हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 32 और 226 में फंडामेंटल राइट्स में मैंने बता रखा है। लेकिन DPSP है जो वो नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब अगर इन प्रिंसिपल्स का वॉलेशन होता है तो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नेगेटिव इन नेचर। देखो जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे स्टेट्स के आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट हैं। फिर से समझो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टेट्स के आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब कैन सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो ये बताता है कि तुम ये मतलब ये बताता है कि तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारा ये बताता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है। फिर समझो, ये बोलता है व्हाट टू डू और ये बोलता है व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। नेगेटिव क्या बोलता है, व्हाट नॉट टू डू, और DPSP क्या बोलता है, व्हाट टू डू, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से यार। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। और DPSP इस्टेब्लिश सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फोर्थ, प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, एक ही व्यक्ति के लिए होता है। अब ये फोर्थ क्या बोलता है, प्रमोट कम्युनिटी वेलफेयर। ये पूरी कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, क्योंकि जो स्टेट है वो प्रोग्राम बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, लॉ बनाएगी, किसी एक के लिए तो नहीं बनाएगी, पूरी सोसाइटी में अप्लाई होता है, तो इसलिए प्रमोट कम्युनिटी वेलफेयर। अब देखो, प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान रखना, ठीक है। दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड और दे रिक्वायर लेजिस्लेशंस फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशंस। आशा करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नहीं, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन इस्टेब्लिश करता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स। सोशल डेमोक्रेसी नहीं, गांधी डेमोक्रेसी नहीं, ये है हमारा सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जस्ट पीछे पड़ा है अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी स्टैब्लिश इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। देखो, सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल और गांधीयन। अभी मैंने बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल और गांधीयन। और क्या क्या कोड बताया था मैंने, SSG LLGG LLLL। क्वेश्चंस है और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आर्टिकल दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ये कौन सी कैटेगरीज में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। टू स्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट्स, बिल्कुल सही है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल सही है। टू स्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट, नहीं, रिलीजियस स्टेट की बात नहीं करता। टू स्टेब्लिश सेकुलर स्टेट, बिल्कुल सही है, हमारी तो प्रिम्बल में भी बता रखा है, ठीक है। प्रिम्बल के अंदर भी ये सेकुलरिज्म टर्म को ऐड किया गया है, तो इससे तो थर्ड का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द DPSP। टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल सही है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, बिल्कुल सही है। टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारा आर्टिकल 51 है। तो अब हम आर्टिकल सारे रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चनों के थ्रू। टू स्टैब्लिश रिलीजियस स्टेट, नहीं, अभी पीछे बताया था कि सेकुलर स्टेट की बात करता है, ना कि रिलीजियस स्टेट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट, दिस प्रिंसिपल स्पेल्ड आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSP और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन सा, फंडामेंटल राइट्स,
ध्यान रखना। सेकंड, द प्रोविजन कंटेन इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। बिल्कुल सही है, डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल होता है, तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the provisions contained in part 4th of the Constitution of India, which of the following statement is / are correct? ठीक है। फर्स्ट, दे शॉल बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, नहीं, अभी पीछे बताया था कि डीपीएसपी वो नॉन इन्फोर्सिबल है, ठीक है। एंड दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही है। थर्ड, द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉ बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 37, ठीक है। तो ये है 2 and 3, आर्टिकल 37 याद है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट ऑफ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डायरेक्टिव, देखो वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन 8th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, नहीं, ध्यान रखना, जो डीपीएसपी है वो किसी भी प्रकार का लिमिटेशंस नहीं देती, ठीक है। तो नेदर 1 नेदर 2। क्वेश्चन नंबर 9th, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से हमने कितने प्रोविजंस ले रखे हैं? 3। पहला डीपीएसपी, दूसरा नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, थर्ड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, अमेरिका से क्या है, फ्रांस से क्या है, ये सारे हम करवा चुके हैं फंड जब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था जब। क्वेश्चन नंबर 10th, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिशिएबल, नहीं, नॉन जस्टिशिएबल है, देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, देखो ये हमारा जो प्रोविज़न है ये है आर्टिकल हमारा कौन सा है? 39 का डी, याद रखना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 का सब क्लॉज डी, ये है डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, कौन से आर्टिकल्स होते हैं? 36 से लेके 51 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, देखो नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, देखो इसमें आर्टिकल 2 हैं, एक आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 ये हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रखा है अच्छे यहाँ से। आर्टिकल 3 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। राइट एक्सप्लोटेशन ये तो है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अभी मैंने बताया था 39 का डी, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा DPSP है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये कौन सा है? ये हमारा 14 है। देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, वो क्या था? PMTA, ठीक है। 25, 26, 27 आर्टिकल्स, 28, 25 आर्टिकल P है, 26 आर्टिकल M है, 27 T है, 28 क्या है? A है। देखो प्रमोशन मैनेजमेंट, प्रमोशन मैनेजमेंट, T से टैक्स और A से अटेंडेंस, प्रमोशन मैनेजमेंट टैक्स और अटेंडेंस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये कौन सा है? आर्टिकल 29। जो प्रीवियस वीडियो था, चैप्टर था, वो था हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर बता रखा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन और वुमेन्स, ये कौन सा है? आर्टिकल 39 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर, ठीक है। पंचायती राज के बारे में फंडामेंटल राइट्स में ही बता रखा है, लेकिन फिर से बता दूँ तुमको। पंचायती राज सिस्टम आर्टिकल 40 DPSP के आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन है। कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट है हमारा 9th। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 11th। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 23 अमेंडमेंट, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ। सब पंचायती राज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में।
और दूसरा आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इससे बहुत सारे कमेटीज़ को भी पूछा जाता है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, JVK राव कमेटी, LM संघवी कमेटी। ठीक है, और भी कई सारी कमेटीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूट से। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे पंचायती राज का, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम किस में, आर्टिकल 40 उसमें DPSP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग है। देखो कोर्स में लिखे नहीं है और कोर्स की आवश्यकता नहीं होती, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स पता है और पार्ट्स पता है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ये है आर्टिकल 17 और ये है हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यह है आर्टिकल 40, अभी बताया था। तो ये आर्टिकल 40 मतलब DPSP। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा जो 11th ड्यूटी है वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, 11 ड्यूटी को, जो फंडामेंटल ड्यूटी है 11 ड्यूटी है, उसको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। क्या है इसमें, 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, मैंने बता रखा है। फिर लास्ट वाला क्या है, D वाला, इंडिया डैट इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 किसमें, द यूनियन एंड द टेरिटरीज, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, अभी बताया मैंने किसमें, आर्टिकल 40 में। अच्छा, आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बता रखा है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 48 में है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 में क्या है, एनिमल एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री। आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो ये तो मैं बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, जब याद हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग है, कोर्स मैंने लिखे नहीं है, पढ़ते हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क। ठीक है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है, उसका आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, अभी बताते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, आर्टिकल 39 का A, इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड्स, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 48 यहीं पे हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ठीक है, तो ये वाला D हमारा आंसर है, क्योंकि नॉट करेक्ट बोल रखा है। अब देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कौन सा आर्टिकल है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 50। ठीक है, 51 में क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 पीछे बताया था। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 46 में है, बताइए, है। देखो शेड्यूल का 46 में क्या दे रखा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 46 क्या कहता है, फिर से सुनो। आर्टिकल 46 है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। प्रमोशन तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 43 का A, नहीं देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे 43 के B में है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, वो था हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है। अच्छा, कौन से पार्ट्स के साथ है, पार्ट 9th का B। देखो पार्ट 9th पंचायती राज, पार्ट 9th का A म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9th का B कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 43 का B। अमेंडमेंट कौन सा है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो बताइए 43 का A क्या है, 43 का पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या है 43 का A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? बहुत बार बता चुका हूँ। आर्टिकल 51। 48 का 1 क्या है बताओ? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आर्टिकल 48, ठीक है। और 43 का ए अभी बताया था मैंने, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 41 भी अभी बताया था मैंने, राइट टू वर्क, पिछले वाले में डिस्कस किया था। आर्टिकल 41 का है राइट टू वर्क, 43 के ए में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और 48 के ए में क्या है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय, अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 50 है। 50 किसमें, डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री? जस्ट अभी बताया मैंने, 43 का ए, ठीक है, 43 का ए। 43 में क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। 43 का क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। और 45 में क्या है, 45 में ये कहता है, 45 आर्टिकल ये कहता है 6 साल के सभी बच्चों को, फिर से समझा, आर्टिकल 45 ये कहता है कि 6 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल आर्टिकल 45 था, उसमें बोल रखा था कि 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन एक अमेंडमेंट आया, 86 अमेंडमेंट एक्ट आया। पहले कितनी थी, 14 साल थी, 14 साल मेंशन कर रखी थी आर्टिकल 45 में। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने 14 साल को घटा के कितने साल कर दिया, 6 साल। ओरिजिनल क्या था कि 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया जिसमें ये बोल दिया गया नहीं, अब 14 साल नहीं, अब 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखना, 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा आर्टिकल 21 का ए को भी जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है। और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है, कौन सी, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, ठीक है, ऐड किया गया है। अब 47 क्या है, 47 हमारा ड्रग्स को लेके है, ड्रग्स और अल्कोहल को कंजप्शन के लिए मना करता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि आपको अल्कोहल्स और ड्रग को कंजप्शन नहीं करना, प्रोविजन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स एंड लिक्विड्स। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन टू, अच्छा, चिल्ड्रंस बिल्कुल सही है, वुमेन्स बिल्कुल सही है, ट्राइबल बिल्कुल सही है, दलित्स, ध्यान रखना, दलित का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन ही नहीं है, टर्म दे नहीं रखा, ठीक है। तो है 1 2 3, दलित टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ही नहीं है। 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? नॉट बोल रखा है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ए प्रोविजन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, आर्टिकल 47, ठीक है। काउ प्रोटेक्शन किस में, 39 में है, सॉरी 43 में है। अब मैं भूल रहा हूँ काउ प्रोटेक्शन किस में है, लेकिन है वो अब याद नहीं आ रहा, माफ़ करिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किस में हमारा, 48 के ए में, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किस में, 48 के ए में। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 14 नहीं है, कहाँ तक है, 6 तक। ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था हमारा 14, लेकिन उसको अब चेंज कर दिया, कितना था, 6। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। नॉट बोल रखा है तो ये गलत है। काउ प्रोटेक्शन हमारे डीपीएस में है, इतना पता है, लेकिन अब आर्टिकल में बोल रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल हैं यार, भूल जाते हैं, कमज़ोर हूँ पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये मैंने बता रखा था, किस में ये हमारे आर्टिकल 48 के ए में, आर्टिकल 48 के ए में है हमारा, आर्टिकल 48 के मतलब डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ठीक है,
देख प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स बताया मैंने आर्टिकल 47। कौन सा आर्टिकल 47। प्रोहिबिटिंग ऑफ द शॉल्टर ऑफ द काउ एंड काल्ब्स बिल्कुल है, काउ एंड काल्ब्स को मैं लेके भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिए। 6 सी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट बिल्कुल है, कौन में 48 के ए में, ठीक है अभी बताया था। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 16 नहीं, कितने साल का है, 6 साल का, ध्यान रखना 6 साल तक है। तो ये है आर्टिकल, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 45, ध्यान रखना, सॉरी आर्टिकल 45 नहीं है, हाँ आर्टिकल 45, सॉरी। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 16 ईयर नहीं, 16 ईयर नहीं दे रखी, 6 ईयर दे रखी है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 45। देखो यार आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, कितना याद कर लो आप भूलोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम आए ना, जब भी आप आर्टिकल्स को याद करना, जैसे मतलब एग्ज़ाम्स के एक दो दिन पहले से ही आप आर्टिकल्स का एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, नहीं तो आर्टिकल्स बहुत जल्दी भूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इंक्लूडेड इन द DPSP, ठीक है DPSP। प्रोविजन ऑफ इन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन विंग्स एंड फोर्स लेवल, ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 23, ठीक है। देखो DPSP के भूलो कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो DPSP का आप एक बार थोड़ा लाइटली ले सकते हो, लेकिन फंडामेंटल्स के राइट्स को आप लाइटली नहीं ले सकते। वैसे DPSP के भी आपको याद करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 47, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और ये बोल रखा है DPSP के अंदर कौन सा है, ठीक है। तो सेकंड है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है, आर्टिकल 44, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ब्लेस पंचायत बिल्कुल सही है, आर्टिकल 40। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल एरियाज बिल्कुल सही है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में किस में है, आर्टिकल 43 में। फ्री लीगल एड्स ये भी बिल्कुल सही है, यह आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 39 ए। तो देखो इसके सारे सही हैं, 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है, आर्टिकल 44, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं, जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ए में, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैंने क्या बताया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के 4 बताए थे आर्टिकल्स, PMTA 25, 26, 27 और 28। प्रोपोगेशन, प्रोफेशन और प्रैक्टिस, मैनेजमेंट, टैक्स और अटेंडेंस, ठीक है ये चारों। और फ्रीडम रिलीजन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। अब क्या बोल रखा है, DPSP के बारे में बोल, कौन सा DPSP के आता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, ये है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP के अंदर। प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स बिल्कुल है, किसमें, आर्टिकल 47। राइट टू वर्क बिल्कुल है, किसमें, आर्टिकल 41। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल है, 39 के डी में। राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा लीगल राइट है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट 2005 के था 5 में, तो आर्टिकल 30 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर लिस्टेड अमंग द DPSP इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल सही है, आर्टिकल 39 का डी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स नहीं, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट अ प्राइमरी लेवल बिल्कुल, ये है आर्टिकल 350 का ए में, लेकिन ये DPSP में नहीं है। और यहाँ पर बोल रखा है पार्ट 4 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो वो है हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल सही है, 39 का डी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 मतलब 1 and 2 मतलब 31 का ए, 31 का बी, सॉरी यार मैं थोड़ा सा 32। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द
DPSP इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, ये कौन सा है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स किस में है? आर्टिकल 39 के डी में, ठीक है। और इसमें बोला करेक्ट पेयर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये है हमारा कौन सा? आर्टिकल 48। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40, ये कौन सा? आर्टिकल 40 है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन्स, आर्टिकल 39, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 39 के डी में। तो हमारा आंसर डी आ जाता है। अगर हम बात करें इनकी, जो आर्टिकल्स यहाँ पर दे के रखे हुए हैं, कौन से? आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? जस्ट एंड होमली कंडीशंस, जस्ट एंड होमली कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है। 43 क्या बोलता है? कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क है। और आर्टिकल 39 में कई सारे प्रोविजंस हैं। कहाँ तक है? एफ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिक्वर, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 47। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस, नहीं, ये आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 24 में, लेकिन ये DPSP में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर कौन से में? आर्टिकल 23 में, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। प्रोविजन ऑफ अनटचबिलिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17। तो इसका आंसर है ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर, आर्टिकल 39 का डी। इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी, ये आर्टिकल 17 है, ठीक है। जस्ट एंड होमली कंडीशंस ऑफ वर्क, ये आर्टिकल 42 में, ठीक है। नॉट बोल रखा था, नॉट है एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी, क्योंकि ये आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 17 हमारा फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु सेड इट? मैंने बताया था आपको, KT शाह, ठीक है, KT शाह। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी? देखो, मैं आपको फिर से वाली ट्रिक बता रहा हूँ, SSG SSG LLGG LLLL, ठीक है। अब देखो 48 बोल रहा हूँ, 36 स्टेट में, 36 स्टेट की डेफिनेशन बताता है, 37 स्टेट को ड्यूटी देता है। हमारा फिर कहाँ से स्टार्ट होता है? 38 से। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ठीक है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन सा आर्टिकल हमारा गांधीयन आइडियोलॉजी को करता है, ठीक है, कौन सा आइडियोलॉजी के साथ डील करता है, कौन सा आर्टिकल हमारा गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ डील करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और वो रिवाइज़, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे जब तक आपको याद नहीं होगा। बस इसका एक ही मेथड है याद करने का, रिवाइज 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 और रिवाइज। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जी, धन्यवाद।